Hello students of 11th class. Today we shall discuss the chapter of elasticity and its fourth lecture. तो हम लोग elasticity पढ़ेंगे। तो देखिए मैं आपको पिछले लेक्चर में बता रहा था कि elasticity प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की। कुछ सब्सटेंस इलास्टिक होते हैं, कुछ हाईली इलास्टिक होते हैं, कुछ कम इलास्टिक होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कड़ा होता है वो सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है, जैसे डायमंड। और सबसे कम इलास्टिक कौन, जैसे कीचड़ है, मड, जिसको कि आप अगर बिगाड़ दे तो वो फिर सुधरता ही नहीं है। बिगाड़ के अपना फोर्स हटा ले तो वापस नहीं लौटता। तो इलास्टिसिटी को नापने के लिए हम लोग दो चीज बता रहे थे आपको, एक स्ट्रेन और एक स्ट्रेस। तो स्ट्रेन का मतलब रिलेटिव डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेन हमें बता दिया था आपको कि स्ट्रेन तीन तरह की होती है, एक थी लीनियर, दूसरी वॉल्यूम और तीसरी शियर या टेंजेंशियल। और स्ट्रेस जो होती है दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। पिछली बार के वीडियो में थोड़ी सी आवाज कम आ रही थी, इस बार देख लेते हैं, हम अच्छे तेज बोलने की कोशिश करते हैं और सेटिंग वगैरह भी सुधारी है। तो स्ट्रेस दो तरह की होती है, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस। ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों हमने बता दिया आपको। और अब हम लेते हैं हुक्स लॉ। ये इस चैप्टर का मेन लॉ है। तो हुक ने वास्तव में कहा था कि टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जितना टेंशन लगाएंगे उतना एक्सटेंशन होगा। फिर थॉमस यंग ने उसको सुधार दिया, सुधार के लॉ दिया। नाम तो हुक्स लॉ ही रहा, लेकिन थोड़ा सा सुधरा हुआ और बेहतर लॉ है। और वो लॉ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यही मसला है। यह कई बार ऐसा मिल जाता है कि फॉर लेस डिफॉर्मेशंस स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अब इस लॉ को हो गया। अच्छा, इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट बस स्कूलर दीजिए। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है कि जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो बात वही है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसको आगे बढ़े, थोड़ा सा एक फार्मूला निकाल लें। स्ट्रेस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट E इनटू स्ट्रेन। यहां पर एक कांस्टेंट डाला गया है E, जो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। और E ही वास्तव में उस मटेरियल की इलास्टिसिटी कहलाता है। मतलब जितना ज्यादा E होगा वो मटेरियल उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। तो एक तरह से इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है उसको नापने का इंतजाम है कि E को आप नाप लीजिए तो आप इलास्टिसिटी पा गए। तो E इलास्टिसिटी का मेजरमेंट है, उसका नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो E इज कॉल्ड हियर, E is a constant for substance and it is called modulus, M-U-O-D-U-L-U-S, of elasticity of material and it is measure of elasticity। ये इलास्टिसिटी को नापता है कि भाई कौन चीज कितनी इलास्टिक। तो यहां इस फॉर्मूले को थोड़ा आगे बढ़ाएं कि नीचे की चीज को हम यहां लिख दें। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो किसी भी केस में आप स्ट्रेस निकालिए और स्ट्रेन निकालिए, डिवाइड कर दीजिए तो आपको इलास्टिसिटी आप नाप लीजिए। अब देखिए स्ट्रेन दो तरह की होती है और स्ट्रेस तीन तरह की स्ट्रेस दो तरह की होती है, स्ट्रेन तीन तरह की होती है। तो इलास्टिसिटी भी जब आप देखेंगे कौन किसके साथ ऐसा, तो इलास्टिसिटी तीन तरह की होती है। मतलब किसी चीज की जो मजबूती है, जो इलास्टिसिटी है, वो तीन तरह से नापी जाती है। तो E इज ऑफ 3 टाइप्स। तो जैसे आप ये वाला लीजिए, ये वाला लीजिए तो पहले टाइप का मिल जाएगा।
ये वाली है, ये वाली है, दूसरे टाइप की मिल जाएगी इलास्टिसिटी, और ये वाला ही वाली है तो तीसरे टाइप की इलास्टिसिटी मिल जाएगी। तो तीन तरह की होती है। तो ई तीन प्रकार के हैं, है सब ई ही, तो उनका नाम रख दिया गया है। एक का रख दिया गया है वाई, कैपिटल वाई, यंग्स मॉडुलस, थॉमस यंग के नाम पर। दूसरा है के, और तीसरा है ईटा, या जिसको जी भी कहते हैं। तो वाई है यंग्स मॉडुलस, मैं थोड़ा नाम भी लिख देता हूं, यंग्स मॉडुलस। इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस या वॉल्यूम मॉडुलस, और इसको बोलते हैं शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कौन चीज कितनी रिजिड है, कठोर है, रगड़ने से जो न फूटे। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान दें। तो अब एक करके लेते हैं। पहला लेते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वाई, तो elasticity, modulus of elasticity is ratio of stress to strain. तो if in place of stress you take normal stress and in place of strain you take linear strain, तो it is ratio of normal stress to लीनियर। लीनियर में भी वास्तव में दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल और एक होता है लैटरल। तो वास्तव में लॉन्गिट्यूडिनल लेते हैं, तो इट इज रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो इनका रेशियो कहलाता है यंग्स मॉडुलस। तो एक केस ले लें, जैसे हमने एक रॉड ले लिया या एक वायर ले लिया और उसको हमने खींचा। अब खींचने में कितना बढ़ता है, इसी से उसकी मजबूती यानी इलास्टिसिटी को हम लोग नापेंगे। तो कैसा करते हैं कि छत है ये, तो यहां से हमने एक वायर लटका दिया जिसकी लेंथ है कैपिटल है। ये वाली चर्चा हम कर चुके हैं वायर के बारे में। वायर का थोड़ा सा मोटा दिखा दें जिससे आप थोड़ा ज्यादा समझ में। तो वायर की लेंथ है कैपिटल एल, हम उसको कैपिटल एफ फोर्स से खींच लेते हैं। ये कहलाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वायर की लेंथ बढ़ जाती है। तो मान लेते हैं कि जो इंक्रीज इन लेंथ है वो है स्मॉल है। कैपिटल एल हो गया ओरिजिनल लेंथ, और इंक्रीज इन लेंथ स्मॉल। तो स्मॉल एल वन कैपिटल एल करेंगे तो ये आ जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन। जिसे कि हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये जो फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं वो कहलाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इसके विरोध में अंदर एक फोर्स पैदा होगा जो कहलाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स अपन अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर लेंगे, वायर को यहां से कल्पना करिए कि काट दिया आपने, तो कटने के बाद जो ये एरिया दिखाई पड़ रहा है आपको, मान लेते हैं ये एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस। ये बातें हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। यहाँ ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर।
और नॉर्मल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो आ जाएगा y, तो y आ जाएगा, कैपिटल Y कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देखिए ये नीचे चला जाए, कैपिटल L ऊपर आ जाएगा, तो y हो जाएगा कैपिटल F कैपिटल L अपॉन कैपिटल E स्मॉल l बना दें ऐसा। तो यही यंग्स मॉडुलस का फार्मूला है, और चूंकि इसमें लेंथ वगैरह नापी जाती है, इसीलिए जो यंग्स मॉडुलस होता है वो उनका होता है जिनकी लेंथ होती है, यानी सॉलिड का यंग्स मॉडुलस y सॉलिड्स में पाया जाता है, सॉलिड्स का यंग्स मॉडुलस। और जो बल्क मॉडुलस होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस सबका होता है, वो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो मजबूती कठोरता बताता है, तो वो भी सॉलिड का ही होता है। वॉल्यूम वाला मॉडुलस है बल्क मॉडुलस, वही उनका होता है जिनका वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम सॉलिड लिक्विड गैस की होता है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला ओके है। तो यहां से हम चाहे तो यंग्स मॉडुलस का हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और वैसे भी E का डायमेंशन फार्मूला अगर हम निकालें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हमेशा हम डायमेंशन फार्मूला जरूर निकालते रहते हैं। तो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन या अपॉन कैपिटल L। तो देखिए ये फोर्स है तो ml/(T)⁻², और एरिया का हो जाएगा L², और इसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ का 1 हो जाएगा। तो ये देखिए हो जाएगा ml⁻⁻1T⁻²। ये डायमेंशन फार्मूला है सभी प्रकार की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस का प्लूरल होता है मॉडुली, कि मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फार्मूला है, चाहे वो y हो, चाहे k हो, चाहे बीटा हो। तो यहां से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं। y की माने डेफिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो अगर ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है कि अगर स्मॉल l हो जाए कैपिटल L, तो y हो जाएगा F/A, और F/A क्या होता है स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस y के बराबर होता है न्यूमेरिकली जो स्मॉल l बराबर कैपिटल L कर दे, मतलब इंक्रीज इन लेंथ बिकम्स एज मच एज द ओरिजिनल लेंथ। तो जितनी ओरिजिनल लेंथ है उतना इंक्रीज, यानी अगर लेंथ 3 मीटर है तो इंक्रीज भी 3 मीटर, यानी 6 मीटर का हो जाए वायर, यानी वो स्ट्रेस जो वायर की लेंथ को डबल कर दे, जैसे डबल करने के पहले वो कई बार टूट जाता है, तो वायर थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं डेफिनेशन कि वो स्ट्रेस जो वायर की लेंथ को डबल कर दे वो न्यूमेरिकली यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर के बराबर होता है। ये मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा, आप जान लीजिए। तो वाई ये है, अगर ऐसा होगा तो दैट, बल्कि लिखे देता हूं, दैट स्ट्रेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वाई ऑफ मटेरियल which doubles length of its given wire। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसके बाद लेते हैं यंग्स मॉडुलस के बाद दूसरा लेते हैं बल्क मॉडुलस, यानी वॉल्यूम मॉडुलस। तो वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज अनदर काइंड ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल which tends to maintain the volume of body। देखिए इलास्टिसिटी क्या चाहती है कि हमारी बॉडी का शेप और साइज वही रहे। तो जो यंग्स मॉडुलस है वो इलास्टिसिटी है जो बताती है कि लेंथ आप ना बदल पाए, विड्थ ना बदल पाए, हाइट ना बदल पाए। बॉडी अपनी लेंथ विड्थ हाइट को बचाने की कोशिश करती है, वो कहलाता है यंग्स मॉडुलस। और आप लेते हैं दूसरा बल्क मॉडुलस।
बल्क मॉडुलस किसी मटेरियल की वो इलास्टिसिटी है जो उसके वॉल्यूम को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। तो इट इज, इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। मैं देखा था बुक में कहीं कहीं इसको शायद रो से भी डिनोट करते हैं क्या। मैं देख लेता हूं कि हाँ, बल्क मॉडुलस को बी से डिनोट करते हैं। एनसीईआरटी में देख रहा हूं कि बल्क मॉडुलस ये कैपिटल के या बी से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या करता है, इट मेंटेन्स वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस मटेरियल, और इट इज रेशियो। अब जानते हैं कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है। मैं वहां मिटा दिया लेकिन आपको ध्यान होगा। तो इट इज रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, वही पहला वाला स्ट्रेस, और दूसरा वाला स्ट्रेन एंड वॉल्यूम स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। तो अपन एक एग्जांपल गैस का ले लेते हैं। जैसे गैस ये इस सिलेंडर भरी हुई है, यहां तक गैस बाहर न निकले उसके लिए एक पिस्टन हमने लगा दिया। प्रेशर हमने पी लगाया जिससे कि वॉल्यूम इतना हो गया कैपिटल बी, और फिर हमने उसी गैस को जब प्रेशराइज कर दिया और दबा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो पिस्टन थोड़ा नीचे चला गया। तो प्रेशर हमने बढ़ा के कर दिया कैपिटल पी प्लस डेल्टा, तो वॉल्यूम हो गया बी माइनस डेल्टा। तो बल्क मॉडुलस हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। तो स्ट्रेस होता है जो हमने यहां पे फोर्स लगाया है। तो स्ट्रेस वास्तव में यहां पर प्रेशर के ही बराबर हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस होता है स्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने जो लगाया उसके कारण यहाँ स्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, कितना, वही जितना हमने एक्स्ट्रा लगाया। तो नॉर्मल स्ट्रेस यानी वही स्टोरिंग फोर्स डेल्टा पी अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। आप याद करिए डेल्टा वी माइनस डेल्टा वी अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो बल्क मॉडुलस आ जाएगा वी डेल्टा पी माइनस में अपॉन डेल्टा सी। तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा पी से नहीं लिख रहे हैं कि लगेगा कि डेल्टा पूरे टीवी पर काम कर रहा है, क्योंकि वी ऊपर आया है अलग है, तो मतलब वी जो है डेल्टा में नहीं है, तो ये नेगेटिव में यहाँ दिख रहा है। एक्चुअली क्या होगा जब ये माइनस में रहेगा तो वो फिर प्लस में आ जाएगा। ये बल्क मॉडुलस है। सो दिस कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी। तीसरा जो मॉडुलस होता है वो कहलाता है शियर और टेंजेंशियल मॉडुलस ईटा या जी, जो किसी बॉडी के टफनेस, हार्डनेस का मेजर होता है कि कोई बॉडी अपनी शेप को कितना मेंटेन करती है। तो तीसरा ले लें बल्क मॉडुलस। एक और मुझे एक बार आपको यहां बता दें कि अगर हम इसको के को पलट दें 1/k, तो वो एक नई टर्म बनती है जो कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी। अब जानते हैं कोई चीज कंप्रेसिबल है यानी दबाने से दब जाती है तो उसकी इलास्टिसिटी कम होगी, तो कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। वो होता है डेल्टा वी माइनस में, पलटने से माइनस में रहेगा अपॉन वी डेल्टा, तो कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ इलास्टिसिटी का उल्टा। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप देख ही लेंगे। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी का जो उसका उल्टा होता है, 1/m l पावर -1 t पावर -2 था, तो वो ऊपर चला जाएगा तो m पावर -1 हो जाएगा, l पावर 1 और t पावर, ये कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब तीसरा लेते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। तो इट इज रेशियो
देखिए नॉन स्ट्रेस हमने यूज किया 2 बार, अब हम यूज करेंगे शियर स्ट्रेस। तो रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, मैंने आपको शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन बताया है, अगर आप दोनों का रेशियो निकालेंगे तो शियर स्ट्रेस होता था F/A और शियर स्ट्रेन होता था थीटा, अगर आपको याद होगा, या L/L होता था, लेकिन वहां पर जिधर फोर्स लगाते थे उधर ही चेंज होता था टेंजेंशियल, तो ये हो जाएगा F/A। तो इट इज दैट elasticity which maintains shape of body, angles, shape of body। तो इसके बारे में और भी बातें बताएंगे। आज का जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो ये है कि आज के लेक्चर में मैंने आपको कितने डायमेंशनल फार्मूले के बारे में निकाल के, कितने डायमेंशनल फार्मूले निकाल के बताए हैं। ऑप्शन एक फार्मूला, ऑप्शन 2 डायमेंशनल फार्मूले, ऑप्शन 3 डायमेंशनल फार्मूले, ऑप्शन 4 डायमेंशनल फार्मूले। सो थैंक यू।